वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग फंडा। और आज क्लास 11th की अकाउंटेंसी की क्लासेस की ये सीरीज चल रही है, जिसकी है ये क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नंबर 1 नहीं देखी है, प्लीज़ आप क्लास नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ टॉपिक्स को वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज उसी सीरीज में हम क्लास नंबर 2 देख रहे हैं और वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट किया था, जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट और टेंजिबल एसेट्स तक हमने डिस्कस कर लिया था। असेट्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, टेंजिबल एसेट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो होगा इंटेंजिबल एसेट्स। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे और ये रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी नोटबुक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंटेंजिबल एसेट्स को समझते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि असेट्स क्या होते हैं। असेट्स के लिए मैंने लास्ट क्लास में, अगर आपने देखी हो तो उसमें बताया था कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, कि वो सारी प्रॉपर्टीज जिन्हें बेचकर क्या आ सकता है, कैश आ सकता है। दूसरा, जिसमें हमारी क्या होगी, ओनरशिप होगी, यानी जिसके हम मालिक होते हैं, ओनरशिप होगी। और तीसरी चीज़ क्या बताया था, कि वो सारी चीज़ जिन्हें पैसों में नापा जा सकता है। तो अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी प्रॉपर्टी में हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट। और हम हमेशा जब भी किसी टॉपिक को समझेंगे, तो हम अपने आप को क्या कंसिडर करेंगे, बिजनेस। हम बिजनेस हैं, तो हम बिजनेस है, तो हमारे लिए एसेट्स के लिए ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। यानी कि टेंजिबल एसेट्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होगा ऐसे एसेट्स जो ना तो हमें फिजिकली दिखते हैं। जो भी प्रॉपर्टी टेंजिबल की थी, ये बिल्कुल उसके उल्टे होते हैं। ये हमें फिजिकली ना ही हम इन्हें देख सकते हैं, ना इन्हें टच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बेचकर कैश आता है, हम इसके मालिक होते हैं और इनको पैसों में नापा जा सकता है। तो इनटेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। ठीक है। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। अब एक एक करके इनको समझेंगे। पहले आप ये बताएं मुझे कमेंट में कि क्या इनटेंजिबल एसेट्स आपको समझ में आए। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी कि ना ही तो हम इन्हें देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बेच कर कैश आता है। इनमें हमारी ओनरशिप होती है और इनको हम पैसों में नाप सकते हैं। इसके ये एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहला इंटेंजिबल एसेट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, गुडविल। अब देखिए गुडविल क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे गुडविल का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने बहुत किसी भी, मैं एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहता हूँ, चलिए इसी का लेके देखते हैं। आपने एक बर्गर की कंपनी होगी, मैकडोनाल्ड है, मैकडबल से मैकडोनाल्ड है, सॉरी मैकडबल तो नहीं, मैकडोनाल्ड, मैकडी जिसको बोलते हैं। ये कंपनी क्या बनाती है, बर्गर बनाती है। ठीक है। और बहुत बढ़िया बर्गर है इनका। हुआ क्या, ये मैकडोनल्ड का आउटलेट लगा हुआ है। इसी इनका बर्गर लेट से मान लेते हैं 100 रुपीज़ का है। इनका बर्गर मैकडोनल्ड सबको पता है। इसी के बगल में आया मैंने क्या करा, एक अपनी और दुकान खोली, और बिल्कुल हूबहू इन्हीं की तरह यहाँ पर मैंने लिखा मैकडोनाल्ड। और मैं भी बर्गर ही बेच रहा हूँ जैसे ये बेच रहे हैं। और लेकिन मैं बर्गर बेच रहा हूँ 30 रुपीज़ का। अब जो कस्टमर पहले इनके पास जा रहे थे ना, वो कह रहे कि यार यहाँ इस वाले मैकडी में तो महंगा है बर्गर, 100 रुपीज़ का है, इस वाले में चलो ये 30 रुपीज़ का है। हो क्या रहा, क्या मेरे पास मैकडोनाल्ड मैकडी की कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई ओनरशिप है? आप कहोगे नहीं। मैंने तो फर्जी तरीके से उनका नाम यूज़ किया और मेरा बर्गर बिकना शुरू फर्स्ट डे से ही।
तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो मुझे 30 रुपीज़ मिल रहे हैं, क्या ये मेरी मेहनत के हैं? आप कहोगे नहीं, मेहनत तो है, बर्गर बनाने में मेहनत तो है, लेकिन जिस स्पीड से मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, क्या वो मेरी मेहनत है? नहीं। वो मेहनत किसकी है? मैकडी की। मैकडी की मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी है, तो लोग इस नाम को देख के, गुडविल का मतलब होता है नेम और फेम। नेम एंड फेम यानी मार्केट में जिस भी कंपनी का नेम फेम होता है ना, लोग आंख बंद करके उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। मैंने भी यही किया, इनसे बिना पूछे इनका नाम यूज किया और बर्गर बेचना शुरू किया, और मेरी सेल बढ़ती गई। यानी कि जो मेरी सेल बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है? इनका नाम यूज करने की वजह से। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सडनली देखा कि यार कस्टमर इधर आने की बजाय इधर क्यों जा रहा है। इन्होंने सर्च किया। तो सर्च करके इनकी नज़र पड़ी मेरी दुकान पे। इन्होंने कहा नाम तो हमारा है। फिर इनका जो ओनर है उससे पूछा कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कहा सर, हमारे ही नाम से ना ये दुकान बाहर चल रही है, क्या आपने उनको ऐसा ऑर्डर दिया था? तो इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा ऑर्डर तो मैंने कुछ नहीं दिया था कि मैं हमारे नाम से चला सकते हो। इन साहब ने क्या करा, मेरे ऊपर कर दिया केस कि साहब आपने हमारे नाम का मिसयूज़ किया है। मैंने कहा क्या मिसयूज़ किया? इन्होंने कहा आपने हमसे बिना पूछे हमारा नाम यूज़ किया है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको क्या हो रहा है, आपको तो फ़ायदा हो रहा, लेकिन आपकी वजह से हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखो, नाम यूज़ करने की वजह से एक पार्टी को प्रॉफ़िट और एक पार्टी को लॉस हो रहा है, ठीक है? तो मैंने कहा सर ऐसा है, केस वेस मत करो, मैं आपका नाम यूज़ करता रहूँगा मैकडी, मुझे करने दो। इसके बदले मैं हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा देता रहूँगा। इन्होंने कहा कैसे मतलब? मैंने कहा कि आप मुझे अपना नेम यूज़ करने दो, और इस नेम को यूज़ करने के एवज़ में मैं हर महीने आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देता रहूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। पुलिस केस भी नहीं हुआ, मैं नाम भी यूज़ कर रहा हूँ और मुझे भी प्रॉफ़िट हो रहा, अब इनको भी प्रॉफ़िट हो रहा। कैसे? इन्होंने अपना नाम मुझे बेचा। जैसे, क्या इन्होंने मुझे अपना नाम बेचा? आप कहोगे हाँ। अब इनका ओरिजिनल ओनरशिप कौन है इसका, मैकडी का? ये मालिक है, इनके पास इनकी ओनरशिप है। क्या नाम को बेच के कैश आ रहा है? देखो ये आ रहा है, मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ, इनको कैश मिल रहा है। और क्या ये नाम पैसों में वैल्यू करी जा रही है, नापा जा रहा है? हाँ, 1000, 100, 2000 जिस भी वैल्यू पे हम इसको नापना चाहें, मनी में इनकी वैल्यू हो रही है। इसका मतलब एसेट तो है, लेकिन क्या रियल लाइफ में नाम दिखता है? ये तो आप कहोगे ये नाम लिखा तो है, ये बोर्ड है, साइन बोर्ड है, नेम बोर्ड है, लेकिन आप राह चलते बोलो कि मैकडी कहीं पे लिखा हुआ दिखाओ, रियल लाइफ में नहीं, इनटेंजिबल है, रियल लाइफ में नहीं दिखता है। इसलिए गुडविल यहाँ पे, जो मैकडी को पैसे मिल रहे हैं वो किस चीज के मिल रहे हैं, उनकी गुडविल के। तो गुडविल क्या होती है? आपका नेम और फेम, यानी किसी भी बिजनेस का नेम और फेम, जिसे वो बेच कर क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उनकी उनके ऊपर ओनरशिप होती है। ठीक है, तो गुडविल क्या होता है? एक इनटेंजिबल एसेट है। आई होप आपको गुडविल समझ में आएगा। गुडविल का मैंने पूरा डिटेल में क्लियर कराया, फिर भी अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला जो हमारे पास है, गुडविल हमारा हो गया। अब देखते हैं पेटेंट्स को, देखते हैं एक बार। पेटेंट्स। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बहुतों ने, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ऐसे ही कोई फॉर्मूला था ये। आप मुझे बताएंगे ये किसका फॉर्मूला है, फिर मैं बताऊंगा ये किसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मेरा है। इस फॉर्मूले को मैंने बनाया। बोले क्या बात कर रहे हो, यूट्यूब है ये, कुछ भी बोले जा रहे हो? बोलूंगा नहीं, सुनो साहब, इस नाम को, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने बनाया। आप माने हुए ही नहीं मेरी बात। उसका रीज़न, ये फॉर्मूला बेसिकली किसने बनाया है?
कमेंट में बता देना साइंस का है ये, शायद आइंस्टीन ने बनाया होगा या वो सेब गिरने वाले कौन थे, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। बेसिकली मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये v इजकल टू यू प्लस एटी, जब आपने 10th पास करी आपने भी ये पढ़ा फॉर्मूला, मैंने 10th क्लास करी तब भी ये फॉर्मूला पढ़ा, आपके फादर साहब ने 10th क्लास पढ़ी तब भी ये फॉर्मूला पढ़ा, मेरे फादर साहब ने पढ़ी होगी तब भी ये पढ़ा। कहने का मतलब ये फॉर्मूला है किसका, न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ। अच्छा मैं यहाँ पे ये नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि आप क्यों यकीन नहीं मान रहे कि ये मैंने बनाया, क्योंकि आप कह रहे किताब में लिखा था, तो किताब वालों को कैसे पता कि ये लॉ न्यूटन का ही है, क्योंकि जब न्यूटन ने या किसी भी साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला बनाया होगा ना, बनाते टाइम पे उसको ये पता था कि कल के दिन कोई भी आके ये बोल देगा कि ये फॉर्मूला तो मैंने बनाया। तो पेटेंट्स का काम क्या होता है, जब भी आप कोई टेक्निकल रिसर्च करते हो, कोई फॉर्मूला बनाते हो, ध्यान रखना फॉर्मूला, कोई आपने एक एक मिनट, हाँ कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निकल आपने रिसर्च करी, कोई आपने ऐसी रिसर्च करी जिससे कोई फॉर्मूला निकल के आया, तो इस तरह की चीजों को रिजर्व रखने के लिए लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि आपने अगर कोई भी फॉर्मूला डिराइव किया तो फ्यूचर में कोई उसकी चोरी ना कर ले, आपने इसके ऊपर पेटेंट ले लिया। अब मैंने क्या किया, देखो पेटेंट कैसे, पेटेंट भी क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है, ये भी बिकते हैं, देखो कैसे, जैसे सपोज करो, इसी फॉर्मूले से समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने अपनी एक किताब बनाई, एक फिजिक्स की किताब बनाई मैंने 10th की, और उसमें ये फॉर्मूला मैंने लिखा और उसके नीचे लिख दिया मैंने सौरव्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और आपने तो 10th पास कर ली इसलिए आपको पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं करी वो पढ़ रहे हैं। अब ये किताब आगे गई पब्लिशर के पास, पब्लिशर ने देखा कि अरे न्यूटन के लॉ को अपना लॉ बता के बेच रहा, मेरी किताब के ऊपर केस, मेरे ऊपर केस कि साहब आपने हमसे बिना पूछे ये हमारा फॉर्मूला कैसे यूज कर लिया। तो और ऊपर से फॉर्मूला यूज किया तो किया, नाम भी बदल दिया, जिसका था उसका नाम ही नहीं ले रहे। तो मैंने कहा सर केस वेस मत करो, एक काम करते हैं, पहले तो मैं अपना नाम हटाता हूँ, चलो मान लेते हैं मैंने किया ही नहीं तो मैं अपना नाम क्यों लूंगा, मैंने कर दिया। उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा भाई साहब, हमसे पूछे बिना आप किताब में लिख कैसे रहे हो। तो मैंने कहा एक काम करो, अब तो किताब मेरी छप गई, बहुत मैंने एक्सपेंस कर दिया है, आप एक काम करो जो भी किताब मेरी बिकेगी ना, इस किताब का 10% आप ले लेना। अब वो बोले नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा, आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला आप क्यों लिख रहे हैं सॉर्ट, मैंने सर एक काम करते हैं, चलो ठीक है, आप मुझे इस पे फॉर्मूले को अपनी किताब में प्रिंट करने के राइट्स दे दो, अधिकार दे दो। तो इन्होंने क्या करा, मुझे पेटेंट के राइट्स दे दिए, मान लीजिए 1 साल का। अब कहने का मतलब ये है कि 1 साल तक मैं फिजिक्स की जितनी बुक्स प्रिंट करूंगा उसमें 1 साल तक ये फॉर्मूला प्रिंट कर सकता हूँ। यानी इन्होंने मुझे फॉर्मूला नहीं दिया, उस फॉर्मूले के राइट्स दिए, मतलब मेरे पास अधिकार है कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो बताओ क्या ये इंटेंजिबल एसेट है, बोले ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है लेकिन पेटेंट रियल में कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन देखो फिर भी बिक रहा है, कैसे, राइट्स इन्होंने बेचे हैं, तो इसका मतलब कैश में डील हुई, इनके पास इनकी ओनरशिप थी और इन्होंने इसकी वैल्यू मनी में लगाई, यानी कि ये तीनों चीजें हुई तो एसेट तो है। अब कैसा एसेट है ये, इंटेंजिबल, क्योंकि जनरली पेटेंट हमें दिखते नहीं है। तो कोई डाउट इसमें, इसका एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, मोस्टली ये जो लोग ऑटोमोबाइल्स में गाड़ियों के इंजन बनाते हैं, तो किसी ने ऐसा इंजन बना लिया जिसमें कि एवरेज अच्छा आ रहा है, तो उसके पास उसका पेटेंट है। तो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज क्या करती है, उससे जिसने भी वो बनाया है उनके पेटेंट्स के राइट्स खरीद लेती है। तो होता ये है कि नॉलेज मेरी, मैंने उस नॉलेज को कुछ टाइम यूज करने के लिए पैसे दिए, तो इसी को बोलते हैं पेटेंट। उम्मीद है पेटेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, आज इंटेंजिबल एसेट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। इसके बाद अगला है कॉपीराइट। अरे ये तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, जिस प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हो वही इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, यूट्यूब, कॉपीराइट कंटेंट।
कॉपीराइट का मतलब जब आप समझ रहे हो कॉपीराइट यानी कि कॉपी करने का राइट, नाम अपने आप बता रहा कि कॉपी करने का राइट, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने, आपके पास उसके राइट है और आपने कॉपी कर लिया, जैसे सपोज करो ये यूट्यूब की वीडियो भी चल रही है, ये वीडियो मैंने खुद बनाई ओरिजिनल, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसी ने क्या करा, इसमें से यूट्यूब का कुछ हिस्सा काटा, एडिट करा और दोबारा अपलोड कर दिया, और उसमें उसको फायदा होने लग गया, तो क्या मेरे से पूछे बिना वो इसका यूज कर सकता है? नहीं। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखे होंगे प्यूमा के शूज आते हैं, प्यूमा के शूज आते हैं। मैंने क्या किया, प्यूमा के शूज का जैसे मान लेते हैं ये शूज है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, तो ये प्यूमा का शूज है। अब ये तो ओरिजिनल प्यूमा वालों ने बनाया है, मैंने क्या करा, इसी की हूबहू एक कॉपी बनाई। कॉपी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन बनाया मैंने, और प्यूमा की जगह ऐसे डिजाइन बनाया, और प्यूमा का सिंबल भी यार मुझे आता तो है नहीं, कैसे बनेगा, समझ लो यही दिख, ये प्यूमा का सिंबल है। ऐसे ही प्यूमा का सिंबल मैंने यहाँ पे यूँ बनाया। ये प्यूमा के शूज़ की कॉस्ट है सपोज 1000, मैं इसको बेच रहा हूँ 400 में। लोग देख के पहचान ही नहीं पा रहे, मेरी सेल हुई जा रही, प्यूमा के शूज़ों की सेल कम। उन्होंने कहा मार्केट में ऐसा क्या हो गया, उन्होंने सर्च करा तो देखा हमारे शूज़ की कोई कॉपी करके मार्केट में बेच रहा। कॉपीराइट जो होता है वो ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की आप सेम टू सेम नकल नहीं कर सकते। इसमें क्या आ जाता है, जैसे आपने कोई कंटेंट लिखा, कोई आर्टिकल लिखा, कोई न्यूज़ लिखी या कोई प्रोडक्ट बनाया, तो बिल्कुल आपने कॉपी कर दिया, तो कॉपी करना कर सकते हो, लेकिन जिसने वो पहली बार बनाया उसके पास राइट है। अब मैं प्यूमा वालों के पास जाऊंगा कि सर मेरी सेल हो रही है, प्लीज एक काम करो, बंद मत करवाओ मेरे बिजनेस को, आप ऐसा करो, मुझे इन प्रोडक्ट को कॉपी करने का राइट दे दो। अब इन्होंने कहा कि देखो कॉपी तो कर लो, लेकिन हमारी सेल खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फ्री में नहीं देंगे भाई, हमारी बहुत मेहनत लगती है जूतों की डिजाइनिंग में। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, ठीक है मेरे जितने भी जूते बिकेंगे आप उसका कुछ परसेंटेज रख लेना। तो प्यूमा वाले मेरे से जूते बेचने के पैसे ले रहे नहीं, उन्होंने क्या बेचा कि जो डिजाइन आप हमारा कॉपी करके मार्केट में बेच रहे हो, ये होता है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट। अच्छा, गानों में क्या होता है, आपने गाने देखे होंगे जो सॉन्ग्स आते हैं उसमें भी क्या होता है कि कॉपीराइट लग जाता है। जिस ओरिजिनल सिंगर ने वो गाया होता है, वो क्या बोलता है कि भाई इसको ओरिजिनल मैंने गाया है, आपने इसे अपनी वीडियो में यूज कर लिया, तो वो भी मेरे से पूछे बिना, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है आप यूज कर लो, लेकिन इस वीडियो में जो भी आपको रेवेन्यू होगा कुछ परसेंट आपको मुझे देना पड़ेगा सिंगर को। तो सिंगर ने क्या अपने आप को बेचा? नहीं, उस गाने को बेचा। गाने को भी नहीं बेचा मैं कहूंगा, उसने क्या बेचा, उस गाने गाने को अगर वो बेच देता तो उसके बाद उसका कोई राइट नहीं होता। उसने क्या बोला कि भाई गाना नहीं बेचूंगा मैं गाने को यूज करने का राइट बेच रहा हूँ कि तुम इसे कहीं पे भी यूज कर लो, और टाइम पीरियड बता दिया। तो कॉपीराइट एक इनटेंजिबल एसेट होता है, क्योंकि इससे भी हमें कैश मिलता है, ओनरशिप होती है, और मनी में कन्वर्ट हो जाता है। और इनटेंजिबल कॉपीराइट जनरली हमें दिखता नहीं है, तो कैसा एसेट है? इनटेंजिबल। उम्मीद है कॉपीराइट आपको समझ में आ गया होगा। 3 इनटेंजिबल एसेट्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट। अब यूज करते हैं एक अगला, ये मैं वीडियो सब मिटा देता हूँ इसमें, और अब जो अगला डिस्कस करते हैं, अब करते हैं जो आपने सुना होगा, ट्रेडमार्क। ट्रेड मार्क, ट्रेडमार्क। अभी आप मुझे बता रहा कि आपने कभी देखा होगा किसी किसी प्रोडक्ट पे ये वाला सिंबल दिखता है आपको, ये कौन सा है?
नाइकी, फिर एक ऐसा आता है शायद, ये किसका है, एडिडास का होगा। ठीक है, ये प्यूमा है भाई, बताना पड़ रहा मुझे। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखो ट्रेडमार्क क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी कंपनी के ब्रांड के अपने लोगोस जो लोग देखते ही समझ जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे सपोज करते हैं नाइकी की एक शर्ट मार्केट में इनके आउटलेट में लगी हुई है, इस पे टैग भी लगा हुआ है 5000। मैंने इन्हीं के बगल में एक दुकान खोली, चोरी चकारी करने में माहिर, सेम टू सेम घटिया क्वालिटी की शर्ट बनाई, क्योंकि मुझे तो मुनाफा कमाना है। चिपका दिया लोगो नाइकी का, और सीधा 5,000 के टैग की जगह टैग लगाया 1,000। लोग धड़ाधड़ खरीद रहे भाई, नाइकी का लोगो लगा है, नाइकी की कंपनी सब कुछ। अब हुआ क्या, इनकी सेल हो गई कम, तो लोग कहने लगे कि यार, नाइकी वाले कह रहे कि ऐसा क्या हो गया, हमारी सेल एकदम से क्यों हो रही है। उन्होंने कहा सामने एक आउटलेट खुला है, उसमें हमारी टी शर्टें बिक रही हैं। उन्होंने कहा हमने तो कभी किसी को अपनी टी शर्टें दी नहीं बेचने के लिए, हम तो खुद ही बेचते हैं। तो यही इनमें से एक बार हमारे यहाँ घूमने आए कस्टमर बन के, मेरी टी शर्ट देखी तो खरीद के ले गए। फिर चेक वेक करी अपनी फैक्ट्री में जाके, तो एक तो कपड़ा बहुत बेकार, थर्ड क्वालिटी, ऊपर से इन्होंने देखा, ओहो, लोग कपड़ा देख के नहीं खरीद रहे, इन्होंने हमसे बिना पूछे ये सिंबल यूज करा। भाई साहब, इन्हें धड़ पकड़ करो इनकी, और केस, फिर से हमारे ऊपर केस कि यार क्या कर रहे हो यार, हमसे बिना पूछे ही सिंबल यूज कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, हमारा सामान जो इतना बढ़िया है उसकी तुम मार्केट में वैल्यू खराब कर रहे हो, हमारा नाम खराब हो रहा। बोले क्यों, भाई साहब इसलिए खराब हो रहा है, एक तो तुम कपड़ा घटिया यूज कर रहे हो, चलो कर लो, लेकिन ये सिंबल हटाओ, तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा। मैंने कहा सर एक काम करता हूँ मैं, आप केस वेस मत करो, पहले तो मैं कपड़े की क्वालिटी अच्छी कर दूंगा। चलो, उसने बोला इससे काम नहीं चलेगा, कपड़े की क्वालिटी अच्छी कर दोगे तब भी तो हमारा क्या फायदा। उसने कहा सर ये जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, आपका लोगो यूज कर रहा हूँ, मुझे इस लोगो को यूज करने का आप राइट दे दो। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, जितने भी ब्रांड्स होते हैं इनके अपने कुछ लोगोज होते हैं, तो ये जो लोगोज होते हैं, इसको यूज करना किसी भी प्रोडक्ट में, इसके ये क्या करते हैं, इन लोगोस को सेल आउट करते हैं। यानी मैंने इनसे राइट ले लिया कि सर मुझे ये लोगो यूज करने दो, आप अप्रूवल दे दो, और जो भी सेल होगी मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होते हैं, लोगोज होते हैं। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गएंगे, और ये भी इंटेंजिबल एसेट है। देखो ट्रेडमार्क लोगो बेसिकली कोई रियल में नहीं है, लोगो भी एक तरीके का कपड़ा है, वो तो हमें दिखता है कपड़ा है, लेकिन लोगो क्या है, कैश पे कन्वर्ट हो रहा, ओनरशिप भी है नाइकी वालों के पास, और मनी में वैल्यू कर रहे, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा हमारा इंटेंजिबल एसेट। यहाँ तक ठीक है, उम्मीद है आपको सारे इंटेंजिबल एसेट समझ में आए होंगे। तो इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट देखें एक बार, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, गुडविल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नेम और फेम। फिर क्या पढ़ा हमने, पेटेंट्स, फॉर्मूला आइंस्टीन वाला। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉपीराइट, यूट्यूब, शॉर्ट्स, सॉन्ग्स, कोई कंटेंट, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रेडमार्क। ये ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल है हमारे। उम्मीद है आपको इंटेंजिबल एसेट्स के ये चारों कैटेगरी आपको समझ में आई होगी, और यहाँ हमारे एसेट्स के टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, और इसके बाद समझते हैं करंट एसेट। अब देखो इनका नाम क्या है, करंट, ये वो वाला करंट नहीं है जो 10th में हम पढ़ते थे, IR वाला, शायद वही होगा, वो वाला करंट नहीं है भाई, करंट एसेट्स। अब देखो इसको ध्यान से समझेंगे, ऐसे असेट्स, ध्यान रखो करंट, पहले तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। उम्मीद है नोट कर लिया होगा, चलो आगे समझते हैं। अब देखो करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है वो बाद में पढ़ते हैं, पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझते हैं। करंट एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस में ऐसे असेट्स, असेट्स तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम कौन है, बिजनेस असेट्स क्या होते हैं, जिसको हम बेच के कैश ला सकते हैं,
ओनरशिप हमारे पास होती है और मनी में वैल्यू नाप सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हमारे करंट एसेट्स, इनको बोलते हैं सॉरी असेट्स। अब इसके आगे नाम के आगे लग गया करंट, तो ध्यान रखेंगे करंट एसेट कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स लेंगे। तो जब एग्जांपल्स आएंगे ना, तो मैं उस समय पे समझाऊंगा कि ये कौन सा एसेट है। ठीक है, इसके करंट एसेट्स के जो एग्जांपल्स होंगे, वो एग्जांपल्स अभी आगे आएंगे टॉपिक। तो मैं आपसे खुद पूछूंगा कि आप बताओ ये कौन सा एसेट है, तो उसके लिए करंट एसेट है कि नहीं है। तो पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट की कैटेगरी क्या होती है, करंट एसेट होते क्या है। तो ध्यान रखेंगे करंट एसेट का मतलब है ऐसे एसेट्स। देखो अब ये आपको क्या करना है, नोट करना है, जहां पे आपने इंग्लिश में नोट किया उसी के नीचे हिंदी में आपको नोट करना है, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही नोट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में, आप नोट करें, ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में बेचने के लिए लाए जाते हैं। सबसे पहला काम, इनको बिजनेस में लाते ही किस चीज के लिए, बेचने के लिए। ये बिजनेस में किस चीज के लिए आते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे कि ऐसे एसेट्स जो लाए बिजनेस में बेचने के लिए लाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तीसरा पॉइंट, कोई डाउट यहाँ तक। करंट एसेट क्या होते हैं, वो सारे एसेट्स जो बिजनेस में लाए किस लिए जाते हैं, बेचने के लिए। इनको हम खरीदते ही इसलिए हैं कि इन्हें आगे चलकर बेच सकें, और ये 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी वैल्यू हम किस पे नाप सकते हैं, मनी में। ये तो एसेट का पॉइंट है ही, मनी में इन वैल्यूज को नापा जा सकता है। अब देखो इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन क्या थी, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an entity or enterprise यानी business for the purpose of converting them into cash। यानी इनको लाया ही इसलिए जाता है कि ये कैश में कन्वर्ट हो सके within a short period of time, that is within 1 year। इसका मतलब करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में लाए जाते हैं किस चीज के लिए, बेचने के लिए। यानी कि अब इसके एग्जांपल मैं आपको आम भाषा में, अब आप अपने आसपास देखो, आपको दिखेंगे। एक दुकान में जाओ, दुकान में अगर आप गए तो आपको वहां करंट एसेट दिखेंगे। जब ये सारे एसेट्स की कैटेगरी हो जाएगी, फिर मैं आपको एक दुकान दूंगा बना के, उस दुकान में सारे आइटम्स दूंगा, आपको कैटेगराइज करना होगा। लेकिन जब तक सारे एसेट्स कंप्लीट नहीं होते, तब तक हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। अब आप देखिए किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओ, और ये दोनों पॉइंट्स, इसको तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये दोनों पॉइंट्स लगाओ, तो आप नोट करोगे, आप खुद फाइंड कर पाओगे कि करंट एसेट्स होते क्या हैं। देखो पहला, करंट एसेट क्या होता है, बिजनेस में बेचने के लिए लाए जाते हैं। आपने देखा उसके यहाँ चावल का कट्टा रखा है, आटा रखा हुआ है, और नमकीन, बिस्किट्स और जो भी आइटम्स हैं, क्या वो इन्हें बेचने के लिए लाता है। आप कहोगे यस, ये सब बेचने के लिए ला रहा। क्या ये 1 साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप किसी दुकानदार से पूछोगे, आप पूछोगे साहब आप ये जो चावल बेचते हो, ये कब कब खरीदते हो, वो कहेगा मैं हर महीने खरीदता हूँ, हर महीने खरीदता हूँ। ऐसा क्यों बोलेगा, हर महीने खरीदता हूँ का मतलब हर महीने उसका सेल हो जाती होगी तभी तो और खरीदता है। इसका मतलब क्या 1 साल के अंदर अंदर जो भी सामान उसकी दुकान में रखा हुआ वो खाली हो जाएगा अगर वो और ना खरीदे। आप कहोगे यस, इट्स मीन्स कि जो भी सामान उसकी दुकान में बेचने के लिए रखा रहता है, वो 1 साल के अंदर अंदर बिक जाता है। अगर वो और सामान ना खरीदे तो क्या उसकी दुकान चलेगी, नहीं। इसका मतलब करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो बिजनेस में बेचने के लिए लाए जाते हैं, और दूसरा जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बिक जाते हैं वो। अब अगर दुकानदार को और बेचना है तो और लाना पड़ेगा, वो भी 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। इट्स मीन्स करंट एसेट्स की दो डेफिनेशन, जो बिजनेस में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं, बेचने के लिए लाते हैं, और जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल, आप ग्रोसरी स्टोर में जाओ, वो सारी चीजें आप दुकान में देखोगे जो दुकानदार ने बेचने के लिए रखी हुई, आटा, चावल, ग्रोसरी का सामान, नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, जो भी आपको दुकान में दिख रहा है जो उसने बेचने के लिए रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट। और क्या वो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग हुई,
असेट्स करंट एसेट्स की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। क्या आपको करंट एसेट समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है ये दोनों एसेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके एग्ज़ाम्पल हम समझना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी क्या होगा कि धीरे-धीरे आगे सारे टॉपिक्स आएँगे, तो वो कैटेगराइज़ होते जाएँगे कि वो कौन-कौन से एसेट हैं। आपको मेजरली ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट कौन-सा है, क्योंकि आगे जब जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, सन्ड्री डेटर्स, अब ये क्या होते हैं अभी आपको नहीं है पता होगा। तो जैसे ही ये सन्ड्री डेटर्स वाला टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊँगा ये कौन-सा एसेट है, करंट एसेट है। तो तब आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट एसेट ये क्यों बन रहा है। तो मैं आपको ये सारी दोनों पॉइंट्स बोलूँगा, आपको इसमें दिखेंगे। इसके बाद मैं बोलूँगा स्टॉक बोलूँगा, डेटर्स बोलूँगा, कैश बोलूँगा, बिल रिसीवेबल बोलूँगा। तो ये सारे करंट एसेट के एग्ज़ाम्पल हैं। अब ये होते क्या हैं, ये टॉपिक अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम धीरे-धीरे कवर करेंगे, क्योंकि ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होंगी, आगे के जो चैप्टर्स हैं वो समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। और जिसको ये टॉपिक्स बहुत ईज़िली समझ में आएँगे, आप देखेंगे जिस स्टाइल में मैं आपको जर्नल एंट्री समझाऊँगा, आप विदिन कुछ ही सेकंड्स में जर्नल एंट्री फ़ॉर्म कर लेंगे। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपके ये बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं, ये बहुत क्लियर होंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत ईज़िली और आसान तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं रहते हैं और करंट एसेट तक करते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जिसने अभी तक क्लास नंबर 1 नहीं देखी है, मेरी रिक्वेस्ट है पहले क्लास नंबर 1 देखें, उसके बाद ही इस क्लासेस को देखें, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स क्लियर करें, वो क्लियर होने के बाद ही ये वाले टॉपिक्स समझ में आएँगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।